दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल राजनीतिक चौपाल में। दोस्तों पिछले वीक मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, बट नाउ आई एम टोटली फाइन। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि हम उन्हें मान लेते हैं। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती कि जितनी कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? तो बस मेहनत करते रहिए और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। फोर्थ है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। तो इसमें से यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, ये नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये डेफिनेटली होगा। तीसरा क्या है, नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है, ये भी होगा। चौथा क्या है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए पॉल बैन, बी जेम्स एस कॉलमैन, सी एडवर्ड शिल्स और डी मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की एक फेवरेट बुक है जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण बुक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला है अशोक मेहता समिति, फिर है बलवंत राय मेहता समिति, फिर है LM सिंधवी समिति, फिर है थुंगन समिति। तो इसको अब हम लोग अरेंज करते हैं। पहले हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2। फिर हो जाएगा अशोक मेहता समिति यानी कि 1। फिर हो जाएगा LM सिंधवी समिति यानी कि 3। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए हेल्डन ने, बी एस वालास ने, सी हेनरी फयोल ने, डी लूथर गुलिक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लूथर गुलिक। ठीक है, लूथर गुलिक ने 4Ps का सिद्धांत दिया है, जिसमें से 4Ps क्या क्या है? पहले P का फुल फॉर्म है पर्पस, फिर है प्रोसेस, फिर है पर्सन्स, फिर है प्लेस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी चुनाव आयोग, डी जिला न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी राज्य सरकार। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ए अभिभावक नौकरशाही, बी जातीय नौकरशाही, सी संरक्षक नौकरशाही, डी योग्यता आधारित नौकरशाही। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी संरक्षक नौकरशाही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। इसके ऑप्शन हमारे पास। ए विकर्ण संचार, बी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सी सहायक सेवा और डी निर्णय निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी निर्णय निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? ए नियंत्रण का विस्तार, बी आदेश की एकता, सी केंद्रीकरण, डी पद सोपान। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी पद सोपान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? ठीक है,
ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सरकारी विभाग, बी निजी विभाग, सी अर्ध संरचनात्मक, डी अर्ध स्वायत्त विभाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए सरकारी विभाग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? ए एल.डी. वाइट, डी वुड्रो विल्सन, सी लूथर गुलिक और डी ग्लैडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वुड्रो विल्सन। ठीक है, वुड्रो विल्सन की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें से सबसे ऊपर है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 में आई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? ऑप्शन है हमारे पास डेविड ऑसबॉर्न एवं टेड गैबलर, बी पॉलेज एप्लबी, सी E.N. ग्लैंडन और डी फिकनर एवं प्रेस्थस। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ए डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए 1884, बी 1885, सी 1888 और डी 1887। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी 1887। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी और उन्नत प्रणाली भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी पदोन्नति प्रणाली भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, बी सेवाकालीन प्रशिक्षण, सी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण और डी उन्मुखी प्रशिक्षण। तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जाता है। इसका ऑप्शंस है ए अनुशासन, बी मनोबल, सी पदसोपान और डी दृढ़ निश्चय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी मनोबल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? ऑप्शंस है हमारे पास व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम और निर्गत उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए व्यवहारवादी उपागम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है? ए मुख्य कार्यकारी, बी लेखा परीक्षक, सी जनसंपर्क अधिकारी, डी मानव संसाधन प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास मुख्य कार्यकारी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मुख्य कार्यकारी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास ए विभाग, बी कंपनी, सी सार्वजनिक निगम, डी मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी सार्वजनिक निगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? ए एल.डी. वाइट, बी ऑग, सी हरमन फाइनर और डी आर.जी. मेंटल। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है सी हरमन फाइनर। इन्होंने ही लोक सेवा को स्थायी वैतनिक कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है? ए लिखित परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी प्रदर्शन परीक्षण और डी योग्यता आधारित प्रशिक्षण। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास मौखिक परीक्षा। इसको हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? ए प्रवेश उपरांत परीक्षण, बी पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, सी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और डी सेवाकालीन प्रशिक्षण।
तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति ऑलरेडी सेवा में है तो उसको सेवाकालीन प्रशिक्षण ही दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट और घाटे का बजट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो है संतुलित बजट। ठीक है, जब बराबर है तो संतुलित बजट ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? ए न्यायिक समीक्षा, बी वैधानिक अपील, सी विधायी समीक्षा और डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए न्यायिक समीक्षा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंधित नहीं है? ए बंद प्रणाली, बी खुली प्रणाली, सी अनुकूलन प्रणाली और डी परिवर्तनीय प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए बंद प्रणाली। ये जो प्रबंधन की प्रणाली है ये दो प्रणाली पर कार्य करती है, एक है बंद प्रणाली और दूसरा खुली प्रणाली। तो जिस बंद प्रणाली की यहाँ पर बात की गई है उसका मतलब है कि इसमें बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता है, ये केवल प्रणाली के भीतर ही कार्य करती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए रणनीति, बी संरचना, सी समर्थन और डी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समर्थन। क्या शामिल नहीं है? सी समर्थन। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूँगी और अगली वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।